ना, प्योर प्रैक्टिस है क्योंकि ये, और ये सब आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है तुमने, तो कुछ भी नहीं है ये। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पहले? चलो मैं आपको समझाता जाता हूं पॉइंट बाय पॉइंट, नोट्स उतारने की जरूरत नहीं, 6 यहीं से सुन लो बस, ध्यान देख। जो ध्यान देगी इधर, जो पॉइंट 6 वो स्टेबिलिटी कर्व है। कौन सा है? स्टेबिलिटी कर्व। याद कर, मैंने तेरे को बताया था स्टेबिलिटी कर्व जो होता है, तुमको तुम्हारी शीट के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं मैं, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, नोट्स उतारने की जरूरत नहीं, बस यहीं से पढ़ लो, तुमने सब पढ़ा हुआ है वो सब, कोई खास बात नहीं है। अपनी स्टेबिलिटी कर्व ऐसे आई थी, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी कर्व अगर ऐसे आई थी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या क्या उसमें लिखा और क्या क्या तुम्हें करना है। स्टेबिलिटी कर्व तो रिलेटिव में अपनी 45 डिग्री लाइन होती है, स्टेबिलिटी कर्व ऐसा होता है। अगर अपन ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। यहाँ पे होंगे वो भी, जहां वाले होंगे वो इधर आना चाहेंगे, यहाँ वाले होंगे वो इधर आना चाहेंगे। तो अब कौन से कैसे शो करते हैं? अगर जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, आपने 3 तरह की जो मेनली आपने वो पढ़े, क्या बोलते हैं उसे, डिके, वो कौन कौन से? वो थे अपने अल्फा बीटा डीबी। तो अल्फा जेड ए विल कन्वर्ट इनटू वाई जेड माइनस 2 ए माइनस 4 प्लस 2he4, यस और नो, प्लस गामा वामा जो अपना होता था वो ठीक है। ऐसे अपना वाई जेड ए अपना जाता था, एक अपना जाता वाई जेड माइनस 1 ए प्लस ई प्लस 1 यानी पॉजिट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो आता था इसमें, जो भी आता था आ जाएगा। वाई जेड ए ये गया जेड प्लस 1 वाई ए प्लस ई, याद है कि भूल गया? इसमें आता था न्यूट्रिनो, इसमें आता था, सही लिखा ना मैंने? खैर ठीक है, हमें इस बात से मतलब है। आप एक बात समझो, यहां पे n बाई जेड का रेशो, x से y बना तो n बाई जेड रेशो का क्या हुआ? n इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है क्या यार? हाँ ना बोल, छोड़। n बाई जेड रेशो पे कमेंट करते हैं, किस पे? n। एग्जांपल लेके देख लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। n बाई जेड रेशो देख, अगर तेरे को याद हो तो इस रिएक्शन में असलियत में क्या होता था? इसमें एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता था किसमें? प्रोटॉन। नहीं, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता था न्यूट्रॉन। इसमें क्या रिएक्शन होती है? प्रोटॉन कन्वर्ट होता था एक न्यूट्रॉन में प्लस एक पॉजिट्रॉन में। याद है? भूल गया? तो सोच, इसमें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, तो n बाई जेड रेशो बढ़ गया। अरे यार, प्रोटॉन ही जब कन्वर्ट हो रहा है किसमें? न्यूट्रॉन में, तो n बाई जेड रेशो बढ़ा घटा? बढ़ा घटा? n बाई जेड रेशो बढ़ गया। अब n बाई जेड रेशो बढ़ गया, अगर आप इस ग्राफ में यहां से यहां जा रहे हो तो n बाई जेड रेशो बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। मतलब इस तरीके के डीके वो देंगे जो इधर लाई कर रहे होंगे। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, बोलो क्लैरिटी है? इन द सेम वे, ऐसे यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या n बाई जेड रेशो घट रहा है? n बाई जेड रेशो। तो जो यहां ऊपर वाले होंगे वो क्या शो करेंगे? बीटा माइनस। क्या शो करेंगे? ये क्या शो करेंगे? बीटा प्लस। अब बात कर लेते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कौन से वाले होते हैं जो ऐसे शो करते हैं? देख ध्यान से, इसमें बता क्या हुआ? 2 प्रोटॉन घटे और 4 ये भी घटे ना? हाँ, अगर आप n बाई जेड के रेशो में चक्कर में बात करो तो अपने ये निकले और 2 न्यूट्रॉन भी तो निकले, तो ऊपर कम हुआ 4, नहीं ऊपर कम हुआ 2 और नीचे कम हुआ 2। बोलो क्लियर है? तो क्या रेशो कांस्टेंट रहा? घट नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, 7/5, 5/3, कौन ज्यादा है? जल्दी बोल। 5/3, n बाई जेड रेशो बढ़ाना। कोई भी एग्जांपल ले ले जिसमें ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा ही होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अरे नहीं आया है ना? इसलिए मैं जैसे मान लो 13/11 ले ले, 13/11 की वैल्यू ज्यादा है या 11/9 की ज्यादा है? सोच के बोल। 11/9। तो n बाई जेड रेशो बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तो इसमें भी n बाई जेड रेशो बढ़ता है। तो असलियत में यहां वाले जो होते हैं इनमें क्या क्या हो सकते हैं? अल्फा एंड बीटा प्लस।
और यहां वालों में क्या होते हैं, बीटा माइनस। यही पूरा इसमें लिखा हुआ है जो आपको बताया गया है। फिर जो मैं बोला चमका, जो तुझे लगे एक्स्ट्रा लिखना चाहिए शीट में लिख डाल, जो तुझे लगे कि तेरे को एक्स्ट्रा लिखना चाहिए वो जहां शीट में गुजर गुजर करके लिख ले। अरे तुम्हें नहीं जो कह रहा हूं समझ आ रहा है ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी मेरी बात। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। शीट में गुजर गुजर करके लिख ले जो तुझे लिखना हो, यही सब लिखा हुआ है इसमें जो मैंने बताया। अब रिलेटिविटी जो आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एग्जैक्टली। और ये आपको रिलेटिविटी शायद पढ़ाई भी गई है क्या? हाँ, तो उससे अपन फिजिक्स में कमी आती है पर प्रैक्टिस जरूर होती है, बट कंसेप्ट वाइज कुछ नया कोई खास बात नहीं। फिर भी मैं एक बार आपको पूरी इसके थ्रू रिवाइज कराया था ढंग से। अब उतारो मत कुछ, सब लिखा हुआ ढंग से, सुनता चला एक बार। रिलेटिविटी अपन सब लोग जानते हैं रिलेटिविटी क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियर होते हैं, क्या वो अनस्टेबल होते हैं? क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं तो डिके करते हैं, अनस्टेबल होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं डिके करते हैं, डिके कर रहे हैं। अब बेसिकली डिके क्या इस बात पर डिके डिपेंड करता है, क्या इस बात पर डिके डिपेंड करता है कि रिलेटिव में कितने पार्टिकल हैं। हाँ, कितने रेट उस पर डिपेंड करती है। सोडीज लॉ जिसे अपन कहा जाता है, शायद तुमने पढ़ा हो, तो जो अपना लॉ अपने जिसे अपन कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो अपन ने उसको क्या बोला? उसको बोला गया कि बेसिकली डिके करता रहता है। क्या करता रहता है? डिके। अब किस रफ्तार से डिके करता है ये लिखा गया, माइनस dN/dt इक्वल्स टू लेमडा n। n इज व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, है ना। कैसे डिके करता है, कितनी एनर्जी निकालता है, हम पहले पढ़ चुके डेल्टा mc² में, यस और नो। अब क्या उसकी इक्वेशन है, वो ऐसी आती है। इक्वेशन क्या होती है जल्दी बताओ? n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लेमडा t। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम या डिकेड एट दैट टाइम? n इज व्हाट? क्या है होता है? पहले पूरी रिलेटिविटी पढ़े, घुसा मार दूं तो गलत बोल दिए तो dn, ये लॉ समझ में आता है। ये n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा t में n क्या चीज है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम या डिकेड एट दैट टाइम? मान लो कि 100 में से 40 डिके कर गए, तो ये 60 है कि 40 है? 60 है 40 है? 60 है। बोलो क्लियर है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट टाइम n0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, ई लेमडा जो आपका कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं? डिके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिके कांस्टेंट। dN/dt अपनी सिंपल सी बात करें तो 1/सेकंड उसकी यूनिट होती है या 1/टाइम उसकी यूनिट होती है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्टेंस डीपीएस 1 क्यूरी। 1 क्यूरी भी होता है क्या? 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 10 टू द पावर। मैं तुम्हें ज्यादा इंटेलिजेंट मार रहा था क्या? खैर, n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा t। अब आप और ध्यान दे, तो ग्राफ राफ दिया हुआ है, जो हाफ लाइफ से पहले लिखा हुआ है उसे पढ़ डाल। कोई तकलीफ हो बोल। 8वां जो पॉइंट है पूरा पढ़ डाल, कोई तकलीफ हो बोल। कुछ इसमें एक्स्ट्रा लिखने जैसा नहीं है। शीट में जो 8वां पॉइंट है उसे पढ़ डाल, कोई खास बात नहीं है। ग्राफ राफ समझ आते हैं सबको? अरे पक्का? ऐसे ही वही आरसी सर्किट जैसे ग्राफ होते हैं, आरसी सर्किट में भी ऐसे ही थे क्या? n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा t, अपने को दिया हुआ है n0 n। इसमें जो इसमें n डैश दिखाया हुआ है, n डैश क्या चीज है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। तो मान लो 100 पार्टिकल हैं, कितने? 100 में से 50 जल्दी हो जाएंगे कि 25? मतलब 50 को समय होने में जो टाइम लगा उतना ही 25 को होने में लगेगा या कुछ और? सोच के बोल जो बोल रहा हूं। टी टाइम लगा 100 से 50 होने में, क्या उतना ही टाइम 50 से 25 होने में लगेगा? हाँ। अरे हाँ ना बोल। बोलो क्लियर है? इसे अपन क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। क्या कहते हैं? अब हाफ लाइफ कुछ नहीं, n0/2। हाफ लाइफ का मतलब n0/2, तो n0 कुछ भी हो उसके इंडिपेंडेंट होगी ये बात। बोल होगी कि नहीं होगी? अगर हाफ लाइफ का मतलब जब आधे रह जाए इनिशियल प्रेजेंट के, तो n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा t। तो इसने इसको मार दिया खुपच खुपच खुपच, तो अपने समझ में आएगा t इक्वल्स टू ln2/लेमडा। ln2/लेमडा। तो अपने को मैक्सिमम टाइम हाफ लाइफ दी होती है। हाफ लाइफ देने का मतलब लेमडा दिया होता है। ln2 के लिए होती है 0.693। कोई बुराई वाली बात? पक्की बात। अपन मान लीजिए हमारी t हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ निकल गई, कितनी? n हाफ लाइफ। तो हमारा कितने पार्टिकल बच जाएंगे? n0/2 की पावर n। नहीं आया। n0 की पावर n, सब लोग जानते नहीं आया। आया नहीं आया? सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये अपने को दिया हुआ। अच्छा मैं आपसे एक बात बोलूं कि 4 पार्टिकल हैं, कितने? 4। कितने? 4। एक हाफ लाइफ बाद कितने बचे? कितने बचे? कितने बचे? 2 हाफ लाइफ बाद, 3 हाफ लाइफ बाद
आधा तो होता ही नहीं है। आधा कैसे बच जाएगा? आधा कैसे बच जाएगा? जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा तभी आपने गलत आंसर दिया। 4 पार्टिकल बाकी थे, हाफ लाइफ बाद कितने बचेंगे? 2। वी कैन नॉट से एनीथिंग। इतने छोटे फिगर्स पे कभी भी लॉ काम नहीं करता, रॉन्ग है ये। ऐसे काम नहीं करता है कि 10 है तो कितने बचे? 5। इतने छोटे फिगर पे कभी भी काम नहीं करता। ऐसे कोई गारंटी नहीं बोल सकता बन की बड़े फिगर्स पे काम करता, करोड़ों लाखों। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं 1 ग्राम में, वो 6.02 323 में चलता है भाई वो। अरे मैं कह रहा हूं तू 1 मिलीग्राम भी लेगा ना, तब भी वो साले पता नहीं लाखों करोड़ों अरबों में पार्टिकल होते। अरे होते कि नहीं होते? उन फिगर्स पे काम करता है वो। ऐसे 4 ऐसे आ जाएगी, 2 पार्टिकल थे, हाफ लाइफ बाद कितने बचे? 1, और लिखा हो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, तो क्या लगाओगे? गॉट माय पॉइंट? यार हाँ ना बोल। तो हाफ लाइफ रूल कब लगते हैं? जनरली फिगर्स कैसे होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के? बहुत बड़े। कैसे होते हैं? बहुत, तभी वो काम करते हैं, वरना वो काम नहीं करते। तो हाफ लाइफ में आप चाहो तो ये लिख लो, हाफ लाइफ में और तो कुछ नहीं लिखा है, बस 8.1 पढ़ा लो और लिख लो जो मैंने बोला वो। शायद तुम्हें नहीं पता था ये बात, नहीं पता तो अच्छी बात है। ओ यारा सीली सीली, प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं लिखी हुई ना, वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया था। देख इधर सुन, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कि आपके पास एन नॉट पार्टिकल्स हैं। क्या है? एन नॉट पार्टिकल्स हैं। बोलो क्लियर? जिसके हाफ लाइफ सब दिया हुआ है आपको, जो भी है सब है वो। आपसे बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो क्या? प्रोबेबिलिटी समझते तो हो, पर समझते हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a particle is not decayed at t naught time। क्या पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है? क्या तुम प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत तो समझते हो ना भाई? मैंने सिक्का उछाला, हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। वैसी वाली प्रोबेबिलिटी। कितने चांस है हमारे? कितने चांस है? 15 लाख बच्चे आईटी में बैठे, क्या प्रोबेबिलिटी की तुम्हारी फर्स्ट रैंक आएगी? 1/1। हालांकि यहां लगाना बहुत सही नहीं है, डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत करी है, क्या है, बहुत अलग बात है। बट अगर ऐसे फेयर बात करें तो मान लो लॉटरी निकले, फर्स्ट रैंक, लो ये अरे है कि नहीं यार? सो दैट काइंड ऑफ स्टफ। क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज नॉट डिकेड एट टी नॉट टाइम। वो डिके नहीं करा टी नॉट टाइम तक। क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की? कोई भी एक पार्टिकल। तो सोचो कितने पार्टिकल डिके कर गए? एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी बचे। एन नॉट माइनस इतने डिके, इतने डिके, तो ये बच रहा है, तो बचने वाला अपॉन टोटल कितने थे? एन नॉट। उसमें से बचे हुए कितने? इसमें बचा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सुन 10 थे, 4 डिके कर गए। क्या कर गए? 4 डिके कर गए, बचे कितने? तो प्रोबेबिलिटी 6/10 है कि 4/10 है? सोच के बोल। 6/10 4/10। बस तो सिंपल बात समझ में आती है तेरे को। एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन एन नॉट। अरे तुम्हें नहीं आया, नहीं आया। तो प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल is not decayed at t naught time is this। मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल। 10 थे, कितने थे? 10 में से 4 डिके कर गए, बचे कितने? 6। तो 6/10 आएगा ना, तो बचे वाला तो एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होता है। अरे हाँ ना बोल यार। ऐसे ही व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज नॉट की जगह, नॉट मत लगाओ बस, इज डिकेड एट टी नॉट टाइम। बोलो। और सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मिलके 1 होनी चाहिए। मिलके द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट शुड बी। तो 2 इवेंट है, या तो बच रहा है या डिके कर गया। तो डिके करने की प्रोबेबिलिटी ई की पावर माइनस। नहीं आया, आया नहीं आया। ऐसा भी कभी पूछ रहे थे तो अपने आना चाहिए, उतार लो चाहो तो।
हाँ भाई 8.2 पढ़ो। एक्टिविटी समझते हो क्या तुम लोग? एक्टिविटी क्या होती है? लेमडा एन। क्या होती है? लेमडा एन। लेमडा एन तो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। वो क्या चीज है? अच्छा, ये एक्टिविटी समय के साथ चेंज हो रही है? फिक्स्ड है? चेंज हो रही है। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मिलने की पॉसिबिलिटी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस समय क्यों इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, कि उतना उस समय कितना एक्टिव है, मतलब हमें कितने रेडिएशन बाहर मिल रहे हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट कितना है उस समय। अरे यार, और लेमडा उसकी रफ्तार डिसाइड करता है। तो रफ्तार पर रफ्तार डिपेंड्स कि वो कितने हैं। तो लेमडा इंटू एन नहीं आया। उसी में क्यूरी यूनिट आती है 3.7 के बाद 10 डीपीएस। डीपीएस मतलब डिसइंटीग्रेशन। क्यूरी साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने इसको बहुत सारे रिसर्च करा था, मैंने आपको बताया भी था उस दिन। तो जो मैं बोला चमका। तो एक्टिविटी का मतलब है, इसमें कोई खास बात। एक्टिविटी को ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी भी लिख सकते हैं। पढ़ लो जल्दी से 8.2 फटाक से पढ़ो। 8.2 जल्दी से फटाक से पढ़ा लो, कोई तकलीफ बोलो। कोई तकलीफ एक्टिविटी में? एवरेज लाइफ क्या चीज? एक्टिविटी में कोई तकलीफ? ये एवरेज लाइफ डायरेक्ट लिखी हुई है, इसे तुम समझते हो टर्म को, या मैं एक्सप्लेन करूं? अच्छी चीज है क्योंकि ये है नहीं, वो रटने वाली बात है। तुम्हें समझ में आया लिखा कैसे, मतलब एक्सप्रेशन कैसे लिखा है, ये मैं जानना चाहता हूं। तुम्हें समझ आता है कि नहीं आता? ये एक्सप्रेशन कैसे लिख दिया एवरेज लाइफ का, ये तुम्हें समझ में आता ही नहीं आता? नहीं आता तो मैं बताता हूं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं तुमसे। देख, पहले तो एवरेज लाइफ क्या होती है मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। हमारे भले इस कमरे में 50 बच्चे हैं, कितने? मैथमेटिकल बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, है ना? ध्यान सुनना और देखना, मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं। देख, मान लो इस कमरे में हम चाहते हैं कि भाई सबकी एवरेज लाइफ निकालें। क्या निकालें? सबकी लाइफ पूछ लो, कौन कब मरा, कौन कब। अपनी बात नहीं कर रहे, जो मर चुके उनके बारे में बात करते हैं। कोई 60, कोई 65, कोई 68, कोई 67, कोई 69, 100 लोग थे। कितने थे? कितने थे? 100 लोग। मान लो 1000 लोग थे, कितने थे? अब हमने बोला 1000 लोगों में ऐसे लोग थे, मान लो जो 60 से लेकर 80 के बीच में मर गए। कहां मर गए? 60 की उम्र से लेकर 80 के बीच की उम्र में मर गए। 1000 लोग थे। तो हमने क्या करा कि सबकी उम्र लिखी 1000 बार। सबकी उम्र 1000 बार, जो जिसकी उम्र थी 88, 85, सॉरी 75, 76, 77, जो उम्र थी 1000 बार लिखी भाई। 1000 कर दिया, जो आया वो एवरेज, जो आया वो। अरे तो सिंपल मीन है, सिंपल। अब सोचो, मैं इसमें ऐसे भी तो लिख सकता था कि मैंने देखा 75 साल की उम्र में के 50 लोग थे जो जिए, तो 50 इंटू 75। अरे यार 50 इंटू, या मान ले 60 से लेकर 80 साल की उम्र के थे सारे लोग, तो 60 साल की उम्र के लोग थे 20। कितने थे? तो 20 इंटू 60 प्लस 61 इंटू 35 प्लस 62 इंटू 140। अरे यार टोटल करा फिर 1000 के लिए। बात तो वही है यार, बात तो दैट इज व्हाट दे हैव डन। हमारा जब डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ तो चला तो अनंत समय तक। कब तक चला? ये तो तय है, डिसइंटीग्रेशन चलता रहेगा, बंद कभी भी। कम हो जाएगा वो एक, पर वो कम कब, मतलब जीरो कभी भी। तो मरना, अच्छा पार्टिकल मरना कब चालू कर दी? जीरो पे। कुछ तो जीरो पे भी मर गए, और कुछ। मैं तेरे से पूछूं कि भाई T0 टाइम पे कब T0 टाइम पर कितने पार्टिकल, ध्यान समझना, T0 मान लो पार्टिकल था ऐसे N, ये समझने वाला पॉइंट है, N0। T0 टाइम पर ये कितना बच गया? N0 माइनस N0 e की पावर माइनस लेमडा टी, सॉरी N0 e की पावर माइनस। ये जो पार्टिकल्स हैं जो बचे हुए, इनकी उम्र कितनी है?
इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र T0 नहीं है, T0 से तो इनकी उम्र है जो T0 टाइम पे डिसइंटीग्रेट हुए। T0 टाइम पे कितने डिसइंटीग्रेट हुए? DN कितने डिसइंटीग्रेट हुए? कितने डिसइंटीग्रेट हुए? तो इस समय की इक्वेशन भी तो यही है, dN बाई dt इक्वल टू माइनस लेमडा है। माइनस माइनस वो डिसइंटीग्रेशन दिखा रहा है। तो dN वो पार्टिकल्स हैं, dN जिनकी उम्र कितनी है? T0 कितनी है? माइनस यहां लगा देते माइनस dN क्योंकि n फाइनल माइनस। ये dN वो पार्टिकल्स हैं जिनकी उम्र T0 है या T है। क्या है? T0 के लिए T मान लो। T टाइम पे, अरे यार T टाइम वाले क्योंकि T टाइम पे इतने पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो गए, जो डिसइंटीग्रेट उनकी उम्र थी वो मर गए ना। अब तो उनकी उम्र कितनी थी? T कितनी थी? कितनी थी? अब सोच T। तो dN पार्टिकल्स थे जिनकी उम्र T थी। ये वैसी बात है, 60 साल की उम्र के 25 लोग, तो 60 इंटू 25, अरे यार, प्लस 61 इंटू 35, अरे यार। अब पर हमारा तो टाइम अनंत तक है, तो क्या करें? इंटीग्रेट 0 टू इंफिनिटी बाई n0। अरे यार, बाय बाय बाय, यार तुम्हें नहीं आया? फील वाली बात है, बोलो है कि नहीं यार? ये उड़ गए तोते। अरे आया कि नहीं आया? आया ना? ओह बस फिर क्या था? 0 टू इंफिनिटी। अब सोच dN की वैल्यू क्या है? लेमडा n dt, पर n की वैल्यू क्या है? n0। तो लिख लो लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा t dt और एक और t। ये t e की पावर लेमडा t का इंटीग्रेशन आता है आपको? इलेट बिलेट से करते हैं ना, किससे करते हैं? जैसे भी करता हो। समझ आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू 1 बाई लेमडा आती है। कितनी आती है? 1 बाई लेमडा ही आती है ना। एवरेज लाइफ के लिए क्या होती है वो? चलो तो एक अलग बात। पहले तो तुम्हें लिखा कैसे समझ आया? क्योंकि उससे भी फील आती है, अच्छा इसलिए ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है। तुम्हें लगे कुछ लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ आया एक्सप्रेशन कैसे आई? अरे पक्का। इसे एवरेज लाइफ कहते हैं, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई अपॉन n0। इसको सॉल्व करने पे ये कैसे करते हैं? e की पावर माइनस लेमडा टी को क्या करते हैं? इंटीग्रेट कैसे करते हैं? बाय पार्ट्स में क्या करेंगे? क्या कहेगा? एक को हाँ पर मैं भूल कैसे गया इसके लिए? e की पावर लेमडा को t को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जैसे जैसे डिफरेंशिएट में करते हैं वैसे कर लेते हैं क्या? यार मैं क्यों भूल गया हूं इसको? है? हाँ, तो हाईलाइट क्या होता था? इंटीग्रेशन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ खैर, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्या आपको एवरेज लाइफ समझ आई है? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब आप एग्जाम्पल 17 पर डालो। एग्जाम्पल 17 पर डालो। अरे पढ़ा होगा ना पैरेलल रिएक्शन? नहीं पढ़ा? अगर एक ही के दो डीके हो सकते हो लेमडा 1 और, तो इफेक्टिव लेमडा क्या हो जाता है? लेमडा 1 प्लस, नहीं जानते? वही तो लिखा है, तो वही तो सवाल है ये। ऐसे कराया हो ना, ए से बी भी जाए और ए से सी भी जाए, तो लेमडा क्या हो जाता है? लेमडा 1 प्लस हो जाता है ना।
वही लिखा हुआ है बेसिकली, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। बोलो 17वां क्लियर है क्या? पक्का? 18वां देखो, 18वें में कुछ समझ नहीं आया बेशक पूछो। 18, 19 गणित थोड़ी सी है आपके लिए। अठारवा हाँ भाई, हो गया? ये गणित है सब। हाँ, ये दोनों कराएंगे और इससे बहुत टफ कराएंगे केमिस्ट्री में तुम्हें, मुझे पता है अच्छे से। अपने लिए तो ये दोनों ही बहुत है, बस अपने लिए से ज्यादा आता ही नहीं है ना। पर सवाल आते हैं, इसका मतलब नहीं फिजिक्स में सवाल नहीं आएगा। सवाल मान के चलो रेडियोटी पे आपको जेई में या एडवांस में एक सवाल पक्का मिल जाना है और तुम्हें ढंग से प्रैक्टिस करी तो तुम्हें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। जेई में थोड़ा थ्योरेटिकल मिल सकता है, वो क्या रटना है मैं आपको बताऊंगा, बट ध्यान रखना, इसके लिए सवाल नहीं आएंगे। मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या कम समय पढ़ा रहा हूँ, नहीं वो इंपॉर्टेंट है, पर अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ उन्होंने बोला फैक्ट्री से एक कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट बना जो फिक्स रेट पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, फिर उससे ए बन रहा है और फिर उससे बी बन रहा है। समझ आया हो तो आगे बढ़ जाऊं, सबको क्लियर है एकदम पक्का? अब इसके बाद वाला रजिस्ट्रेशन ए से बी, बी से सी, ये सर ने कराया होगा जरूर। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में शायद 2A से ए से 2B और ऐसे भी कराते हैं, वो तो और टफ होते हैं। हमारे लिए तो ये, हमारे तो फिजिक्स में तो यही बहुत है, ए से बी और बी से सी। एक बार फिर भी रिवीजन के लिए पढ़ा लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाते थे, याद है? वही सब पढ़ो एक बार। N0 मान लो, फिर N1 N2 N3 मान लो। लैम्डा 2T हो, लैम्डा का सफिक्स 2 है वो, है ना, ऐसे 2 मत लिख देना उसको, लैम्डा का सफिक्स 2 है वो। कोई तकलीफ? पक्की बात? इसके बाद आ जाओ 9 न्यूक्लियर फिजन। ये वैसे न्यूक्लियर फिजन ये इसमें एडवांस में नहीं है, ऐसी कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड। इसको मैं और रटवाऊंगा बोर्ड की किताब से। कहां से? जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा तो बोर्ड से बताऊंगा भी सही क्या और रटना है इसमें। थोड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बताओ? फिजन क्या होता है? क्या बड़े पार्टिकल छोटे में टूट जाते हैं? और फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन वाली रिएक्शन अपने सन में हो रही होती है। अरे हाँ ना बोल। न्यूक्लियर बम क्या है? फ्यूजन। किसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है? फ्यूजन में। बोलो क्लियर है? अलग अलग, हालांकि आजकल बहुत वैरायटी आती है तो एक अलग बात है, बट अपने बेसिक स्ट्रक्चर है वो है फ्यूजन और फिजन और उनकी कुछ रिएक्शंस के बेसिकली फ्यूजन जो अपनी फिजन रिएक्शन आपको दिखाई देती है, ये फिजन रिएक्शन अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में है। कहां पे? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वहां पे जल्दी से यूरेनियम होता है, उसमें बेरियम क्रिप्टम में तोड़ रखा हुआ है, इन्होंने दिया नहीं है, नहीं तो बेरियम क्रिप्टम में टूटता है। एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। जनरली जब यूरेनियम न्यूक्लियर से उसमें किसमें टूटता है? वो बेरियम और क्रिप्टम में निकलते हैं, फिर उसमें वो लगे होते हैं। ये थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा मैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो 10th में आया था क्या शायद ये? वो मॉडरेटर लगाते हैं, फिर वो 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वापस वो रिएक्शन को चालू कराता है। 10th में होता है शायद, नहीं पढ़ा कभी? हैवी वाटर यूज करते हैं, कूलेंट, वो सब बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा वो बोर्ड के हिसाब से। अभी सिर्फ आप इतना ही देख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शन देख लो, कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल। छोड़ो, इसको पढ़ लेना है, और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब आप पूरी कर सकते हो एक्सरसाइज 1 2 3 सब डन। मॉडर्न 1 मॉडर्न 2 डन। प्योर प्रैक्टिस से आपको करनी है पूरी। इसमें मॉडर्न 2 में आपको एससी वर्मा करने की जरूरत नहीं। मैं एक्सरसाइज 3 में सवाल डाल दिया क्योंकि उसमें बहुत सारे और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। मुझे लगेगा तुम्हारे पास फालतू टाइम में तो मैं करा दूंगा, पर उससे पहले और बहुत सारी चीजें हैं। नहीं है सर, फालतू टाइम नहीं है सर। तो आप एक्सरसाइज 2 कर लो पूरी, मतलब एक्सरसाइज 2 क्या, ये पूरी कंप्लीट कर डालो। बोलो क्लियर है?